हेलो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या क्या है बेटा? प्लास्टिड्स जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स हैं। कुछ ऑर्गेनल्स को मिला के प्लास्टिड्स बनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। देयर आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है, प्लास्टिड्स है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सो क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स। सिमिलरली क्रोमोप्लास्ट की तरफ अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में भी ऐसे कई सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिन्हें हम कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन सबको कलर देते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है। सो कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। ये कौन सा कलर कलर देता है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल येलो या तो फिर ऑरेंज कलर देता है। वहीं फाइको एरिथ्रिन की बात करें तो ये रेड कलर देता है, और वहीं अगर फाइकोसाइनिन की बात करें तो ये ब्लू कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो बेटा दिस इज कलरलेस, ठीक है। ये कलरलेस है। कलरलेस की बात करें तो वी कैन से दैट इट इज़ ऑफ वाइट कलर, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी पार्ट को कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है, बट ल्यूकोप्लास्ट एक्ट्स एज अ स्टोरेज फॉर द फूड, ठीक है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। और डिपेंडिंग अपॉन दिस इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। वो कौन सा फूड स्टोर कर रहा है उसके बेसिस पे ये तीन टाइप का है। कौन कौन सा? अल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। नाम याद रखना। एल्यूरोप्लास्ट इज अगर वो प्रोटीन का स्टोरेज कर रहा है देन इट विल बी नॉन एज एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट अगर वो फैट एंड ऑयल का स्टोरेज कर रहा है तो उसे इलायोप्लास्ट कहेंगे, और वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कर रहा है तो उसे अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें से भी वी विल टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एज वेल एज इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ही वो पार्ट है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर्स। देखो, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इट इज़ लेंस, ओवल और स्फेरिकल एक्सेट्रा इन शेप। इसका साइज़ कितना है? 5 से 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ है और 2 से 4 माइक्रोमीटर इन विड्थ है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया याद करो, जो जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ था ये लगभग 1 से 4 माइक्रोमीटर था, लेकिन वहीं क्लोरोप्लास्ट का साइज़ 5 से 10 माइक्रोमीटर है। दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर दैन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दो इसके पास मेम्ब्रेन्स है, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी ऑफ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दिस अ प्रेजेंस ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन एक के ऊपर एक अगर स्टैक कर दे तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। सिमिलरली ये जो कहते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर नॉन एज द थैलाकॉइड्स। और वहीं इन थैलाकॉइड्स को एक के ऊपर एक अगर स्टैक कर दिया जाए देन इट फॉर्म्स द ग्राना या ग्रानम, ठीक है। अच्छा, थैलाकॉइड में क्या बेटा कि थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होगा या थैलाकॉइड का जो सरफेस होगा, थैलाकॉइड के सरफेस पे प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन द सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक है। अच्छा, जब इन थैलाकॉइड्स को एक के ऊपर स्टैक कर दिया जाता है देन इट फॉर्म्स द ग्रानम, और
कई सारे सारे ग्रैनम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, अब जैसे हर सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह इस क्लोरोप्लास्ट का अपना साइटोप्लाज्म है। इसके साइटोप्लाज्म को स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, एंड जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए था, उसी तरह यहाँ क्लोरोप्लास्ट के भी पास दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, या फिर देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो, हाँ, इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इसके पास ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे हैव देयर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि 2 स्ट्रैंड का डीएनए है एंड इट इज सर्कुलर। तो अगर मैं ऐसे बना दूँ तो इस तरीके का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और कैसा, और राइबोसोम कैसा प्रेजेंट होता है, 70S। हम राइबोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 70 और 80S। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इट है 70S। 70S अगर आपको याद हो तो इट वॉज 50S प्लस 30S। ठीक है, चलो, अच्छा, देखो, जो हमारा ग्राना या ग्रानम होता है, ठीक है, इट इज़ द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस में इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्या कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन ग्रैनम में होता है, और वहीं जो डार्क रिएक्शन है इट अकर्स इन द स्ट्रोमा। ठीक है, लाइट रिएक्शन ग्राना में होगा और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा राइबोसोम्स की। तो देखो बेटा, राइबोसोम्स में क्या होता है बेटा, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि राइबोसोम के पास अपना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, अब क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई राइबोसोम इज़ अ यूनिवर्सल ऑर्गेनल। ठीक है, राइबोसोम जो है वो एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल है। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। अब देखो, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 70S। 70S यानी कि 50S प्लस 30S। इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 50S का और 30S का। ये 50S और 30S क्या है, कुछ नहीं है, इट इज़ सेडिमेंटेशन यूनिट होता है। आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि सेडिमेंटेशन यूनिट होता क्या है। ठीक है, और वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो इट इज़ प्रेजेंट इन 80S फॉर्म। 80S यानी 60S प्लस 40S। ठीक है, अब देखो, अगर प्रोकैरियोट्स में अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स आइदर इट इज़ प्रेजेंट अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट इज़ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। वहीं यूकैरियोट्स या में बात करें तो यूकैरियोट्स में वो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक अटैच्ड होता है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, है ना। दिस वाज द न्यूक्लियस, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट थे। तो ये तो एंडोप्लाज्म, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के साथ अटैच होता है जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे, या तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि वो क्रिस्टे के साथ अटैच था। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द राइबोसोम्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आवर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है बेटा, कि अगर अगर आपको याद हो तो हमने मसल वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, मसल वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें भी हमने बात की थी माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब की हमने बात की थी। तो साइटोस्केलेटन क्या कर रहा है, साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ तो जिस तरह बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटन मौजूद है, ठीक है, जो हमारा स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली एक सेल को उसका स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, तो इट इज़ द साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन किन चीज़ों से मिलके बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या चीज़ें, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और ये फंक्शन क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट,
इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी एंड इट्स प्रोवाइड्स शेप ऑफ सेल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी एंड इट प्रोवाइड्स द शेप ऑफ सेल। चलो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। देखो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल अक्सर इन दोनों को ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है। सेंट्रोजोम की तरह सेंट्रियोल कह दिया जाता है, सेंट्रियोल के सेंट्रोजोम नहीं, इट इज़ नॉट सेम, ठीक है। सेंट्रोजोम इज द ऑर्गेनल, ठीक है, सेंट्रोजोम इज द ऑर्गेनल, सेंट्रियोल इज पार्ट ऑफ सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम ऑर्गेनल है, सेंट्रियोल उस ऑर्गेनल का पार्ट है, ठीक है। देखो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम जो है अगर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है दिस इज अ सेंट्रियोल, ठीक है। अगर दो सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री बना के अगर रहते हैं, दीज टू आर सेंट्रियोल, तो ये दोनों सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री का एंगल बना के एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे पेरीसेंट्रियोलर स्पेस कहा जाता, पेरीसेंट्रियोलर मेम्ब्रेन कहा जाता है, देन दिस विल बिकम अ सेंट्रोजोम, ठीक है। मैंने क्या कहा अगर दो सेंट्रियोल जो कि सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना के प्रेजेंट हैं और इन दोनों सेंट्रियोल को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, तो जो ऑर्गेनल बन रहा है हम उसे सेंट्रोजोम कहते हैं, ठीक है। अच्छा काम क्या करता है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। याद करो हमने फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ ऐसा था, ठीक है। सो दिस वाज द बेस, दिस वाज द नेक एंड दिस वाज द फिलामेंट, है ना। सो ये इसका जो बेसल बॉडी, जो बेस जो है उसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, सेंट्रोजोम हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब हम सेल डिवीजन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रोजोम जो है वो रिस्पेक्टिव साइड्स पर कहते हैं चला जाता है, रिस्पेक्टिव पोल्स पर चला जाता है और क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोजोम से अटैच हो जाते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी एक सीलिया और फ्लैजेला के बारे में बात कर रखा है, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो फ्लैजेला या सीलिया का जो फिलामेंट वाला जो पार्ट होता है उसे एक्सोनीमे कहते हैं, ठीक है। एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि सीलिया फ्लैजेला को बना कौन रहा है, तो ये सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे बना रहे हैं, तो इट कंटेन्स एन अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है कैसा, 9+2 अरेंजमेंट। कैसे, इफ़ दिस इज द एक्सोनीमे, ठीक है, या ये कोई एक्सोनीमे है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल और एक ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। कैसे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स विल प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स विल प्रेजेंट एट द पेरीफेरी एंड 1 माइक्रोट्यूब्यूल विल बी एट द सेंटर, ठीक है। तो ये कैसे किसमें प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन ड्यूप्लेट एंड सिंगलेट, ठीक है। क्या है, दो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में रखते हैं वो प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है, हेंस दिस इज नॉन ए ड्यूप्लेट। और यहाँ एक एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है अलग से, दिस इज सिंगलेट, इसलिए इसे 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम। वही सेंट्रियोल की बात करें तो यहाँ पे बस 9+0 अरेंजमेंट होता है, यानी कि ड्यूप्लेट्स प्रेजेंट होते हैं एट द पेरीफेरी, सिंगलेट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीलिया फ्लैजिला हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस की, ठीक है। देखो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसे हम सिंसियम कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस जो आरबीसी और सीड ट्यूब्स में एब्सेंट होता है, आरबीसी में क्यों एब्सेंट होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ब्लड वाले चैप्टर में, ठीक है। और सीड ट्यूब्स प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है, आरबीसी एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस भी जो है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास दो
मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन एंड एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किसी किसी पॉइंट पे जाके आपस में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब ये फ्यूज हो जाता है तो पूरे एनवेलप के बीच बीच में कहीं कहीं खाली स्पेस रह जाता है। ये जो खाली स्पेस जो बेटा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड दिस इज द पोर या दिस इज द पार्ट जहाँ से कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस से बाहर जाता है या कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अच्छा, जिस तरह हम सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ न्यूक्लियस में एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देयर इज अ डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। देयर इज अ डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आरआरएनए। यहाँ पे आरआरएनए प्रेजेंट होता है और आरआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा आरआरएनए उतना ज़्यादा राइबोसोम। और हमने ये भी पढ़ा है कि राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जितना बड़ा न्यूक्लियोलस उतना ज़्यादा आरआरएनए, उतना ज़्यादा राइबोसोम का प्रोडक्शन और उतना ही ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, और क्या, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या बेटा, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, इफ दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये एक लूज थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक लूज थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और इस क्रोमैटिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अगेन जिस तरीके से हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटन बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम को उसका अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप की हमने बात कर ली है कि न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उनके बीच में पोर्स होते हैं। दीज आर द इंटरप्शन इन द न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ आपस में फ्यूज कर जाता है वहाँ वहाँ पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड इट मेंटेन्स द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन। प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स को बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बात कर ले, अगर जो न्यूक्लियस है अगर जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस टाइम पे न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा रेस्ट मोड में होता है। उस टाइम पे न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा रेस्ट मोड में होता है एंड दैट टाइम इट इज़ नॉन एज इंटरफेज न्यूक्लियस। उस टाइम पे हम इसे क्या कहते हैं, इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। एंड दैट टाइम क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमोसोम 4 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन था देखो, जब सेल रेस्ट पे था, डिवाइड नहीं कर रहा था, तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लग जाता है तो ये जो क्रोमैटिन था वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस होना शुरू होगा और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। इसमें 2 आर्म होते हैं, ऊपर के आर्म को पी आर्म कहा जाता है, नीचे के आर्म को क्यू आर्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, पी और क्यू आर्म को आपस में जो पॉइंट जोड़ता है उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। पी और क्यू आर्म को जो पॉइंट आपस में जोड़ता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और इस सेंट्रोमियर में प्रोटीन का एक डिस्क प्रेजेंट होता है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन का एक डिस्क प्रेजेंट होता है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। और इसी काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या होता है,
इसी काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर आके इस पे अटैच होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ पी एंड क्यू आर्म क्रोमोसोम आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि पी और क्यू आर्म जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ पी एंड क्यू आर्म इज इक्वल, हेंस जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बनता है वो वी शेप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। वहीं सब मेटासेंट्रिक की बात करें कि तो तब जो पी आर्म जो है वो शॉर्ट होने लग जाता है एज कम्पेयर टू क्यू आर्म। ठीक है, पी आर्म हल्का सा छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू क्यू आर्म, हेंस इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ एल शेप। और वहीं एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो पी आर्म जो है वो बहुत छोटा हो चुका होता है एज कम्पेयर टू क्यू आर्म, हेंस इट गिव्स अ जे शेप स्ट्रक्चर। और वहीं टीलोसेंट्रिक की बात करें तो पी आर्म एब्सेंट है, सिर्फ क्यू आर्म प्रेजेंट है, हेंस इट गिव्स अ स्ट्रक्चर ऑफ आई शेप। ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है। सो विद दिस आवर चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है बेटा, जितना मैंने पढ़ाया है दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, फॉर द विद द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। तो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बेटा ग्रुप में प्लीज़ पूछो, जो भी डाउट होगा आई विल रिस्पॉन्ड विद अ वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।